बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। फ्रैंक ने अपनी 20 साला कारोबारी जिंदगी में कभी भी घाटे का सौदा नहीं किया था। वो एक पैदाइशी कारोबारी था और हर चीज को कारोबारी नुक्ते नजर से देखता था। उसका कहना था कि इस आलमी मौजूदात में इंसानी जरूरत की हर चीज मौजूद है और सिर्फ चीज मौजूद नहीं, हसूल के वसाइल भी मौजूद हैं। इंसान हर चीज खरीद सकता है बशर्त ये कि वो उसकी कीमत अदा कर सकता हो। लेकिन जब डॉक्टर ने उसे बताया कि वो कैंसर का मरीज है और ज्यादा से ज्यादा 2 साल और जिंदा रहेगा तो उस पर सख्ता तारी हो गया। उसकी हालत उस शख्स के जैसी हो गई जिसे अदालत आलिया ने सजाए मौत का हुक्म सुना दिया हो। शायद तुम्हें गलत फहमी हुई है डॉक्टर, उसने कहा। मेरी उम्र बहुत लंबी है, मैं कम अज कम 50 साल और जीऊंगा। आमतौर पर हम मरीजों को इस किस्म की बात नहीं बताते, डॉक्टर ने कहा, क्योंकि इससे उन्हें सिवाय मायूसी के कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन तुम्हारा केस जरा मुख्तलिफ है। तुम एक बाहिम्मत आदमी हो, तुम्हारा दिल मजबूत है और तुम्हारे अंदर सदमा बर्दाश्त करने की कुव्वत मौजूद है। जिस शख्स की जिंदगी के सिर्फ 2 साल बाकी रह गए हों, उसकी कुव्वत बर्दाश्त उसे कोई फायदा नहीं पहुंचा सकती। उसकी खुद एतमादी वापस आ गई। बहरहाल मैं इतनी जल्दी शिकस्त तस्लीम करने वालों में से नहीं हूं। क्या इलाज की कोई भी सूरत बाकी नहीं रही? तुम्हारे दोनों फेफड़े तकरीबन तबाह हो चुके हैं, डॉक्टर ने कहा। इनका इलाज नामुमकिन है, अलबत्ता एक सूरत हो सकती है। कौन सी सूरत? अगर तुम्हारे जिस्म में नए फेफड़े लगा दिए जाएं तो तुम बच सकते हो। तो फिर इसमें सोचने वाली कौन सी बात है डॉक्टर? पुराने फेफड़े निकाल कर फेंक दो और नए लगा दो। मैं मुआवजा देने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। डॉक्टर ने मायूसी से सर हिलाया। ये इतना भी आसान काम नहीं। जहां तक पुराने फेफड़े निकालने का ताल्लुक है, वो किसी भी वक्त निकाले जा सकते हैं। सवाल ये है कि नए फेफड़े कहां से आएंगे। ये कोई स्पेयर पार्ट्स तो नहीं है कि बाजार से खरीद लिए जाएं। शहर में रोजाना कई आदमी मरते हैं, किसी के भी निकाल कर लगाए जा सकते हैं। सर, फेफड़े सिर्फ उसी शख्स के निकाले जा सकते हैं जिसने अपनी जिंदगी में इस बात की इजाजत दी हो या उसकी वर्सा इजाजत दे, और इस बात का एख्तियार सिर्फ स्टेट अस्पताल को है। कोई प्राइवेट क्लिनिक ऐसा करने का मजाज नहीं। ये सुनकर फ्रैंक की घबराहट दूर हो गई। उसने सोचा कि अब फिक्र की कोई बात नहीं, मसला सिर्फ नए फेफड़े हासिल करने का है और इसमें नाकामी का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो ज्यादा से ज्यादा मुआवजा अदा कर सकता था। अगर कोई सूरत ना बनी तो वो पूरा आदमी खरीद कर उसके फेफड़े अपने सीने में लगवा लेगा। अगले रोज वो स्टेट हॉस्पिटल के सिविल सर्जन से मिला और अपना मसला पेश किया। सर्जन ने मायूसी के साथ सर हिलाया। हम फौरी तौर पर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। अगर तुम चाहो तो वेटिंग लिस्ट में नाम लिखवा सकते हो। बारी आने पर तुम्हारा काम हो जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फ्रैंक ने कहा। मैं कुछ रोज इंतजार कर सकता हूँ। अंदाजन कितने दिन लग जाएंगे? यानी मुझे कितना इंतजार करना पड़ेगा? 5 साल, सर्जन ने इत्मीनान के साथ जवाब दिया। बल्कि कुछ ज्यादा ही। इस वक्त 2000 मरीज वेटिंग लिस्ट पर मौजूद हैं। लेकिन डॉक्टर साहिब, मैं तो मर जाऊंगा। मेरी फैमिली, डॉक्टर ने कहा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा 2 साल और जिंदा रहूंगा। मैं ज्यादा से ज्यादा मुआवजा अदा करने पर तैयार हूं। मेरा केस फौरी तवज्जो का मुस्तहिक है। हमारे पास हर केस फौरी तवज्जो का मुस्तहिक है। हम किसी की भी हक तलफी नहीं कर सकते। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम लोग शुरू में क्यों एहतियात नहीं करते। इस रिपोर्ट के मुताबिक आपके फेफड़े बकसरत सिगरेट नोशी के बायस खत्म हुए हैं। वो तो ठीक है, लेकिन सर्जन ने गुस्से से कहा, क्या तुमने सिगरेट के पैकेट पर लिखी हुई वार्निंग कभी नहीं पढ़ी?
जरूर पढ़ी होगी, लेकिन और लोगों की तरह तुमने यही सोचा होगा कि ये वार्निंग तुम्हारे लिए नहीं है। तुम खुदा के साथ अब्दी जिंदगी का मुआयदा करके दुनिया में आए हो। तुम्हें सिर्फ अपनी मौत नजर आ रही है, इसलिए परेशान हो, लेकिन हमारे पास रोजाना तुम जैसे मरीज आते हैं। हमें सबका ख्याल रखना पड़ता है। फ्रैंक चंद लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, डॉक्टर फर्ज करो, मैं फेफड़ों का इंतजाम कर लेता हूँ। क्या मतलब तुम्हारा? डॉक्टर चीहा। क्या तुम्हारे खास ठीक काम कर रहे हैं? वो कौन सी मार्केट है जहां से इंसानी फेफड़े खरीदे जा सकते हैं? अब तुम जा सकते हो। वेटिंग लिस्ट में नाम लिखवाने के बारे में क्या ख्याल है? मैं वेटिंग लिस्ट में नाम लिखवाए बगैर भी मर सकता हूं। फ्रैंक एक पैदाइशी कारोबारी था। इस मामले में कोई शख्स उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता था। इब्तिदा में उसने छोटे कारोबारी हरीफों पर सबकत हासिल की और बिलाखिर कोहे पेकर हरीफों से टक्कर लेना शुरू कर दी। वो निहायत ही साइंटिफिक तरीके से काम करता था। उसके पास दौलत भी थी और जहानत भी। इन दो चीजों को बर वक्त इस्तेमाल ही कामयाबी की जमानत था। यानी कब कौन सी चीज खरीद लेनी चाहिए और कब उसे फरोख्त कर देना चाहिए। हाल ही में उसने अपने सबसे बड़े कारोबारी हरीफ जारगोस को शिकस्त दी थी। बूढ़ा जारगोस एक कोहना मुश्क खिलाड़ी था। उसका एक इशारा मार्केट में बहरान पैदा कर सकता था, बल्कि हकीकत में मार्केट के उतार चढ़ाव का उसके मिजाज से गहरा ताल्लुक था। कहा जाता था कि जारगोस को नाराज करके कोई शख्स मार्केट में कदम नहीं जमा सकता। वो 24 घंटे के अंदर अंदर जिसे चाहता दिवालिया कर देता था। फ्रैंक कई महीनों तक जागोस के तरीकेकार को समझने की कोशिश करता रहा। फिर वो अचानक मैदान में उतर आया। जारगोस को वहम भी नहीं था कि फ्रैंक जैसा मामूली कारोबारी उससे टक्कर लेने की कोशिश कर सकता है। उसने हस्बे मामूल अपने कारोबार हरबे इस्तेमाल किए। फ्रैंक पहले ही उनका बंदोबस्त कर चुका था। इस नाकामी पर जागोस सख्त चिरागपा हुआ। हालांकि नुकसान बहुत मामूली हुआ था, लेकिन मसला दौलत का नहीं था बल्कि वकार का था। अगले दिन जारगोस ने उसे फोन किया और उसकी कामयाबी पर मुबारकबाद दी, लेकिन फ्रैंक बखूबी जानता था कि इस मुबारकबाद में दर हकीकत तंज छुपा हुआ था। सूरत-ए-हाल तशवीशनाक जरूर थी, मगर मायूस को नहीं थी। अगले 2 हफ्ते के दौरान वो शहर के बेहतरीन हॉस्पिटल में गया और चोटी के डॉक्टरों के सामने अपना मसला पेश किया, लेकिन कोई भी उसकी मदद ना कर सका। एक दिन वो 7वीं मंजिल पर वाक़ई अपने दफ्तर से निकलकर सेल्फ सर्विस लिफ्ट में दाखिल हुआ तो उसकी नजर एक दरमियाने कद के शख्स पर पड़ी जो पहले ही लिफ्ट में मौजूद था। उसने हल्के रंग का सूट पहन रखा था और चेहरे से ना वो बड़ा मुहज्जब इंसान नजर आ रहा था। जब लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया तो वो फ्रैंक की तरफ मुड़ा। मिस्टर फ्रैंक, उसने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसे शख्स का पता बता सकता हूं जो कई लोगों के मसाइल हल कर चुका है। फ्रैंक ने सर से पैर तक उस शख्स का जायजा लिया, फिर बोला, मेरा ख्याल है कि मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूं। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। ये हमारी पहली मुलाकात है और मुझे यकीन है कि ये मुलाकात खुश आइंदा मुस्तकबिल का पेशहिमा साबित होगी। मुझे जॉन एड्रिस कहते हैं, तुम्हारे लिए सिर्फ जॉनी। मैं एसएसओ से ताल्लुक रखता हूं। एसएसओ? फ्रैंक जहन पर जोर डालता हुआ बोला, ये नाम भी पहली मर्तबा सुना है। क्या ये किसी मुल्क की खुफिया पुलिस का नाम है? जॉनी के होंठों पर हफीफ सी मुस्कुराहट नमूदार हो गई। एसएसओ स्पेशल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का मुखफ़िफ है और इस तंजीम के अगराज़ो मुकासिद। फ्रैंक ने कहा, अजनबी सा नाम है। क्या ये कोई खुफिया तंजीम है? इसे नेम खुफिया तंजीम कहा जा सकता है। ये साहिबे हैसियत लोगों के मसाइल हल करने के लिए कायम की गई है। कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिन्हें जायज तरीके से हल नहीं किया जा सकता। हालांकि मसाइल जायज होते हैं और फौरी तवज्जो के मुस्तहिक होते हैं। हमारी तंजीम मुनासिब मुआवजे पर उन मसाइल की जिम्मेदारी कबूल कर लेती है। हमारे पास हर किस्म के माहिरीन मौजूद हैं। बाज़ औक़ात हमें ऐसे तरीके भी इख्तियार करना पड़ते हैं जिन्हें कुली तौर पर कानूनी नहीं कहा जा सकता। फ्रैंक को उसकी बातों में दिलचस्पी पैदा हो गई। उसने सोचा कि वो इसका मसला हल कर सकता था, लेकिन सवाल ये पैदा होता था कि उस अजनबी को इस मसले के बारे में कैसे पता चला। इसी असना में लिफ्ट ग्राउंड पर पहुंच गई। मैं तुम्हारी तंजीम के बारे में मजीद जानना पसंद करूंगा, फ्रैंक ने कहा।
क्यों न किसी रेस्टोरेंट में बैठकर बात की जाए। जूनी ने उसकी तजवीज को पसंद किया। चंद लम्हों के बाद दोनों एक पुरसुकून रेस्टोरेंट के नीम तारीख कोशे में बैठे बातें कर रहे थे। हमारी तंजीम के नुमाइंदे हर शोबाए खाए जिंदगी में मौजूद हैं, जूनी बता रहा था। जब कोई साहिबे हैसियत शख्स किसी परेशानी कुन मसले से दो चार होता है तो हमारा नुमाइंदा हमें फौरन मुतले कर देता है। तो इस तरह तुम्हें पता चला कि मुझे नए फेफड़ों की जरूरत है, फ्रैंक ने कहा। उसके चेहरे से अंदरूनी खुशी का इजहार हो रहा था। जूनी उसे फरिश्ता रहमत समझ रहा था, ताहम वो अपने जज्बात का इजहार करने में एहतियात से काम ले रहा था। मुआवजे की बात करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी तंजीम नए फेफड़ों का इंतजाम कहाँ से करेगी? आमतौर पर अपने अंदरूनी मामलात को जेरे बहस लाना पसंद नहीं करते, जूनी ने कहा। इस दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो सिर्फ दूसरों के लिए जिंदा रहते हैं, और जैसा कि मैं बता चुका हूँ, कभी कभी हमें कानूनी हदूद से तजाजुब भी करना पड़ता है। बहरहाल हम हर चीज के लिए माकूल रकम खर्च करते हैं। मैं तुम्हारे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी का कोई इरादा नहीं रखता, महज अपना इस्तेजाब दूर करने के लिए पूछ लिया था। अब मुआवजे की बात हो जाए। तुम्हारे केस पर हम हर पहलू से गौर कर चुके हैं, जूनी ने उससे कहा। नए फेफड़े लगाने का मुआवजा $1,00,000 और उसमें सौदेबाजी की कोई गुंजाइश नहीं। $1,00,000? ये तो बहुत ज्यादा है। एक इंसानी जान के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। क्या तुम 2 लाख के इवज अपना दिल देना पसंद करोगे? वो तो ठीक है, लेकिन जूनी हाथ उठाकर बोला, इस मामले में कोई बहस नहीं होगी। तुम इत्मीनान से सोचो, अगर जरूरत महसूस करो तो इस नंबर पर फोन कर लेना। उसने जेब से एक कार्ड निकालकर मेज पर रख दिया, जिस पर सिर्फ उसका फोन नंबर लिखा हुआ था। फिर वो अपनी निश्चित से उठा और तेजी से बाहर चला गया। उसके जाते ही फ्रैंक को एहसास हुआ कि उसने गलती की थी। जिंदगी बचाने के लिए $1,00,000 ज्यादा बड़ी रकम नहीं थी और वो बआसानी उसे अदा कर सकता था। उसने अगले दिन जूनी को फोन करके आमादगी का इजहार कर दिया। तुम्हें अपने फैसले पर हरगिज अफसोस नहीं होगा, मिस्टर फ्रैंक, जूनी ने कहा। अब हमारी एक मुलाकात और होगी ताकि तुम्हारी रवानगी के बारे में तफसील तय कर ली जाए। इस फैसले के ठीक 7वें रोज फ्रैंक मेक्सिको के एक दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके में सफर कर रहा था। रात का वक्त था और साफ आसमान पर पूरा चांद चमक रहा था। सड़क तंग और नाहमवार थी, जगह जगह खतरनाक मोड़ थे। कार की रफ्तार बमुश्किल 30-35 मील के दरमियान थी। फ्रैंक के वहमो गुमान पे भी नहीं था कि उसे ऑपरेशन के लिए इतना लंबा चौड़ा सफर करना पड़ेगा। वो कुछ खौफजदा भी था। उसके जहन में गोनगा वो खदशात सर उठा रहे थे। वो सफर आखिरत भी साबित हो सकता था। वो मजहबी आदमी नहीं था, मगर दिल ही दिल में अपनी सलामती और ऑपरेशन की कामयाबी की दुआ मांग रहा था। वो सोच रहा था कि उसने ये फैसला करके गलती तो नहीं कर दी। जूनी ने उसे यकीन दिलाया था कि डॉक्टर रॉबसन एक माहिर सर्जन था। उसने कभी किसी मरीज को मायूस नहीं किया था। कुछ फासला तय करने के बाद उनकी कार वसी वादी में पहुंच गई। वहां सड़क सीधी और साफ सुथरी थी। चांद की पीली रोशनी में वादिये हसीन और सरसब्ज महसूस होती थी। 3 दिन वो हवाई जहाज के जरिए सामान डेगो पहुंचा था। तंजीम का एक नुमाइंदा पहले से वहां मौजूद था। उसने रात की तारीकी में उसे मैक्सिको स्मगल कर दिया। ये कार्रवाई इन हिदायत के मुताबिक अमल में आई थी जो जूनी ने उसे दी थी। मैक्सिको पहुंचकर उसने फर्जी नाम से होटल में क्याम किया था। उसके दोस्त अहबाब सिर्फ इतना जानते थे कि वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक सान डिएगो में तातीलात मना रहा है। वो इस वक्त मैक्सिको के नामालूम पहाड़ी इलाके में सफर कर रहा था। कार ड्राइवर छोटे कद का मैक्सिन का था, ताहम वो बड़ी रवानी के साथ अंग्रेजी बोलता था। कितना सफर बाकी रह गया है? फ्रैंक ने उससे पूछा। तकरीबन 1 घंटा और लग जाएगा। क्या तुम अक्सर इस तरफ आते रहते हो? आप पहले भी सड़क पर सफर करने का इत्फाक हो चुका है। खासी तंग और खतरनाक सड़क है, फ्रैंक ने कहा। इस पर भारी गाड़ियां नहीं चल सकती। हॉस्पिटल के लिए राशन और दीगर भारी सामान किस तरह पहुंचाया जाता है? भारी सामान हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाया जाता है, ड्राइवर ने जवाब दिया। हॉस्पिटल के करीब एक हेलीपैड बना हुआ है। फ्रैंक ने सोचा कि अगर उसे हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाया जाता तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन इस तरह शायद उसके सफर को खुफिया रखना मुमकिन ना होता। नामालूम उन्होंने इतनी ज्यादा एहतियाती तदाबीर क्यों इख्तियार की थी। ये बात उसे शुरू से ही खटक रही थी।
लेकिन वो इस कदर मायूस था कि कोई एतराज ना कर सका और खामोशी से हिदायत पर अमल करता रहा। ये बात उसे अब परेशान कर रही थी। उसका अपनी दुनिया से कोई राब्ता बाकी नहीं रहा था। वो एक बार फिर दिल ही दिल में अपनी सलामती की दुआ करने लगा। कुछ देर बाद उसे कुछ फासले पर टिमटिमाती हुई रोशनी नजर आई और जैसे जैसे कार आगे बढ़ रही थी वो रोशनी नुमाया होती जा रही थी। वो सामने हॉस्पिटल नजर आ रहा है? फ्रैंक ने पूछा। हाँ, वो हॉस्पिटल की ही रोशनियां हैं। फ्रैंक के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो बार बार खुद से पूछ रहा था, क्या ये ऑपरेशन कामयाब रहेगा? वो जिंदगी में पहली मर्तबा इतना बड़ा ऑपरेशन कराने जा रहा था। वो खासे खौफजदा था। हॉस्पिटल की इमारत जदीद और कुशादा थी। इर्द गिर्द तेज रोशनी के बल्ब जा रहे थे। आसपास सेब और अंगूर के दरख्त देखे जा सकते थे। एक तरफ सब्जियों का खेत भी था। गोया हॉस्पिटल के अमरे की बेशतर जरूरियात वहीं से पूरी हो जाती थी। कार हॉस्पिटल के सदर दरवाजे के सामने रुक गई। डॉक्टर रॉबसन अपने 2 मातहतों के हमरा बजाते खुद उसके इस्तकबाल के लिए वहां मौजूद था। डॉक्टर ने उसे हाथ मिलाया और उसकी रहनुमाई करता हुआ अंदर ले गया। एक मुलाजिम उसके लिए ब्रांडी का ग्लास भरकर ले आया। मिस्टर फ्रैंक, डॉक्टर ने कहा, गुस्ल के लिए गर्म पानी तैयार है। ब्रांडी पीने के बाद गुस्ल कर लो। बाथरूम में तुम्हारे लिए साफ लिबास का जोड़ा भी तैयार रखा है। डॉक्टर के लहजे से यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो दरखास्त नहीं कर रहा था, हुक्म दे रहा था। फ्रैंक ने उसके हुक्म की तामीर में कोई देर नहीं लगाई। जब वो गुस्ल खाने से बाहर आया तो 2 मुलाजमों को मुंतजिर पाया। वो उसकी रहनुमाई करते हुए एक कुशादा कमरे में ले गए। फ्रैंक सोच रहा था कि वो उसे बेडरूम में लिए जा रहे हैं, लेकिन जब उसने कुशादा कमरे का जायजा लिया तो दंग रह गया। वो जदीद आलात से लेस ऑपरेशन रूम था। दोनों मुलाजमों ने उसे निहायत आराम के साथ ऑपरेशन टेबल पर लटा दिया और बेल्ट बांधने लगे। उसी लम्हे डॉक्टर रॉबसन अपने 2 नायबों के हमरा ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ। वो तीनों सब्ज लिबास में मलबूस थे। डॉक्टर, क्या तुम फौरन ऑपरेशन करना चाहते हो? हाँ मिस्टर फ्रैंक, डॉक्टर ने खुश दिली से कहा। यह काम जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। फिर वो अपने मुआमनीन को हिदायत देने लगा। उसके मुआमनीन निहायत तेजी और मुस्तदी के साथ ऑपरेशन का सामान मेज के इर्द गिर्द सजाने लगे। इस असना में कमरे का दरवाजा खुला और एक नर्स पेयू वाला स्ट्रेचर धकेलती हुई दाखिल हुई। उसने स्ट्रेचर को फ्रैंक की मेज के साथ लगाकर खड़ा कर दिया। उसके ऊपर सफेद चादर से ढका हुआ एक जिस्म मौजूद था। फ्रैंक ने गहरा सांस लेते हुए सोचा, तो ये वो शख्स है जिसके फेफड़े इसके जिस्म में लगाए जाएंगे। वो उसकी तरफ देखना नहीं चाहता था, लेकिन कोशिश के बावजूद बाज न रह सका। उसने खोले खोले सर घुमाकर स्ट्रेचर की तरफ देखा। सबसे पहले उसकी नजर स्ट्रेचर पर लेटे हुए शख्स के हाथ पर पड़ी। वो किसी बूढ़े शख्स का जूनियों भरा हाथ था। फ्रैंक का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। जूनी ने कहा था कि उसे किसी नौजवान के फेफड़े लगाए जाएंगे, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल उलट था। ये आदमी तो बूढ़ा है। वो अपने जिस्म पर बंधी हुई बेल्ट में कशमकश करता हुआ बोला। फिर उसकी नजर बूढ़े के चेहरे पर पड़ी। उसके साथ ही उस पर गोया सकता सा तारी हो गया। लम्हा भर के लिए उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। स्ट्रेचर पर जो शख्स लेटा हुआ था उसे बड़ी अच्छी तरह जानता था। वो उसका कारोबारी खरीफ जारगोस था। डॉक्टर फ्रैंक, जी हाँ, ये क्या मामला है? इस शख्स को यहाँ क्यों लाया गया है? डॉक्टर ने उसकी तरफ तवज्जो न दी और बदसूर अपने इलाज जुराही की देखभाल में मसरूफ रहा। इस दुनिया के बाजार में हर चीज मिल जाती है, बूढ़े चागोस ने तंजिया लहजे में कहा, लेकिन सिर्फ इसको जो ज्यादा बोली देना जानता है। क्या बक रहे हो बुढ़े पगले? जरा आहिस्ता बोलो मेरे बच्चे। जारगोस ने कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरा दिल कमजोर है, लेकिन बहरहाल ये एक आर्जी कमजोरी है। मुझे यकीन है कि तुम्हारा दिल खासी मजबूत साबित होगा और मेरे कमजोर जिस्म को नई तवानाई फराहम करेगा। बहरहाल इस अतिये का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या? फ्रैंक, जी हाँ। लेकिन दूसरे ही लम्हे डॉक्टर ने उसके चेहरे पर क्लोरोफार्म का निकाब चढ़ा दिया।